आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य सबाहत आफरीन की लिखी कहानी इंतजार एक हाँ का। सबाहत आफरीन उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे डुमरियागंज से हैं जो भारत नेपाल के बॉर्डर के पास है। उर्दू बहुत अच्छी आती है, टिकटॉक की एक्सपर्ट है और 2 प्यारी बेटियों की माँ है। मैं खिड़की पे खड़ी काफ़ी देर से उस अकेली चिड़िया को देखे जा रही थी जो अनार के पेड़ पे टिकी जाने किस सोच में गुम थी। अनार के नारंगी फूलों में छिपी वो नन्ही सी चिड़िया कितनी उदास नजर आती थी, जैसे कोई दुख हो, किसी के बिछड़ने का दुख। क्या उसका साथी भी खो गया होगा दूर आसमानों में, जिसके वापस आने की कोई उम्मीद नहीं? राबिया, ये चाय पी लो बेटा। अब कैसी तबीयत है? मेरी अम्मी यानी सासू माँ ने फिक्रमंदी से माथा छुआ। ठीक हूँ अम्मी, आप परेशान ना हो। ज़ारा पापा के पास है क्या? मैंने उनके करीब बैठते हुए अपनी 4 साल की बेटी ज़ारा के बारे में पूछा। वो सो रही है सरमत के पास। इन 2 महीनों में चाचू भतीजी में खूब दोस्ती हो गई है। कहते हुए अम्मी के चेहरे पे छोटी सी मुस्कुराहट उभर आई। कुछ लम्हे बाद वो फिर बोली, बेटा जब से सरमद ने कहा है कि वो अब यहीं रहेगा, कारोबार यहीं सेट करेगा, तब से तसल्ली सी हो गई है। मेरा बच्चा नजरों के सामने रहेगा, यही बहुत है मेरे लिए। अम्मी धीमे धीमे बता रही थीं अपने दूसरे बेटे सरमद के बारे में। दूसरा बेटा? ये मैं कैसे कह रही हूं, जैसे उनका पहला बेटा मोहसिन भी यहीं कहीं हो। दूर नहीं, आ जाएगा वापस देर सवेर। दुनिया के किसी कोने में रहने वाले लौट आते हैं, कभी किसी मोड़ पर मिल जाते हैं, मगर जो दुनिया छोड़ चुके हों उनका क्या? 5 साल हो चुके थे मोहसिन को गुजरे, मगर सब्र नहीं होता था मुझे। शादी के बाद सिर्फ 1.5 साल का साथ रहा। 1.5 साल यानी उंगलियों पे गिनती के महीने। महज 20 साल की उम्र में मोहसिन को खो बैठी थी मैं। अम्मी का दायां हाथ मेरी हथेलियां सहला रहा था, जैसे उनको खबर है कि मैं क्या सोच रही हूं। मेरा जी चाहा अम्मी के सीने से लग जाऊं, वो माओं वाली मखसूस खुशबू उतार लूं अपने भीतर। हम दोनों का दुख उसी इंसान से जुड़ा था ना, एक वही शख्स जो अब नहीं है। राबिया, मैं फिर से वही बात दोहरा रही हूं। शादी के लिए मान जाओ बेटी, तुम्हारी रजामंदी हो तब हम कहीं रिश्ता देखेंगे ना। अभी सिर्फ 26 साल की हो, जिंदगी बड़ी लंबी है बच्चे। और तुम मुझे सास ना समझना, इस वक्त मैं माँ हूं तुम्हारी, एक जवान बेटी की माँ। अम्मी मुझे समझा रही थी कि मैं मान जाऊं दूसरी शादी के लिए। क्या कहूं, क्या जवाब दूं? मैं धीमे से अम्मी के घुटने पे सर रख के सिसक उठी। नहीं बोल पाई कि हम बेटियों को कितनी बार जड़ों से अलग होना पड़ेगा अम्मी। नई मिट्टी में जिंदगी की डोर पकड़ना आसान नहीं होता। बार बार तो परिंदे भी घर नहीं बदलते, मैं तो फिर भी इंसान हूं। किसी के सुख दुख से दुनिया का निजाम नहीं बदलता। हर रात के बाद सुबह होती है, दिन और साल बीत जाते हैं, मगर अकेलेपन का दुख कहीं नहीं जाता। वो दुबका रहता है सीने में किसी रोशनी की तलब लिए। मैं ज़ारा को स्कूल छोड़ने के बाद आंगन की तरफ चली आई। खिली खिली धूप आंगन में उतर आई थी। केन की कुर्सियों पर अम्मी और सरमद बातें कर रहे थे। पापा के हाथों में अखबार था। सरमद के आ जाने से इन दिनों अम्मी के चेहरे पर रौनक आ गई थी। अपने बच्चों को सामने देखना किस्मत की बात होती है ना। मैं नाश्ते के लिए पापा से पूछने ही वाली थी कि अम्मी की आवाज आई। वो सरमद से कह रही थी, राबिया समझदार बच्ची है भाई, मेरी तबीयत अक्सर खराब ही रहती है। तुम्हारे पापा भी घुटनों की वजह से ज्यादा चल फिर नहीं पाते, तो इस बीच सारा हिसाब किताब वही संभालती थी। बिजली पानी का बिल, दुकानों का किराया, बाकी सारे खर्च। जवाब में सरमद कुछ नहीं बोला, बस उस डायरी के पन्ने पलटता रहा जिसमें मैं घर खर्च और दुकानों के किराए वगैरह का हिसाब लिखती थी। राबिया, इधर आओ बेटा। अम्मी ने आवाज़ दी तो मैं उनके करीब आ गई। सरमद ने मुझ पे सरसरी नज़र डाली और बोला, कैलकुलेशन अच्छा है, सब कुछ क्लियर लिखा है। आई एम इम्प्रेस्ड। आप एक काम करें, लैपटॉप ले लें, उससे आपको आसानी हो जाएगी। ज़ारा को पढ़ाने में भी हेल्प हो जाएगी। उसकी बातों के जवाब में मैं कुछ नहीं बोली, सिर्फ सर हिलाकर रह गई।
पापा से नाश्ते का पूछा और चुपचाप वहां से चली आई। क्या जरूरत है मुझे लैपटॉप की? कॉपी और पेन से काम चल तो रहा है ना। फिर मुझे ये सब आता कहां था? इन 5 सालों में जिंदगी जैसे चल रही है उसमें फेरबदल क्यों करना? सोचते हुए मेरे हाथ तेजी से चल रहे थे। नाश्ता बनाने के बाद खाने की तैयारी करनी थी। कोई 2-4 दिन गुजरे होंगे। वही शाम का वक्त। मैं रसोई में थी। अम्मी आपके लिए गिफ्ट आया है, चलो हॉल कमरे में। मेरे लिए गिफ्ट? दुपट्टे को सलीके से जमाते हुए मैं हॉल में पहुंची तो वहां सरमद और अम्मी मौजूद थे। ये रहा आपका लैपटॉप, अब आप इसी पे सारे काम कीजिए। हिसाब किताब, ज़ारा के स्कूल का प्रोजेक्ट, सब कुछ। और हाँ, कार्टून, मूवी सब देख सकते हैं। ज़ारा कार्टून के नाम पे खुश हो गई, उछल उछल के ताली बजाने लगी। मैंने अम्मी की तरफ देखा, वो ज़ारा को हंसते देख मुस्कुरा रही थी। मुझे नहीं आता लैपटॉप चलाना, और फिर कोई ज़रूरत भी नहीं है, मैंने थोड़ी रुखाई से कहा तो सरमद फौरन बोला, परेशान मत हो, मैं सिखा दूंगा सब, और देखना आप आसानी से सीख भी जाएंगी। उसके चेहरे पे नरमी थी मगर मुझे अजीब सी झिझक हो रही थी। जाने क्यों उसका अचानक लैपटॉप लाना अच्छा नहीं लगा था मुझे। सरमद ने क्यों किया इतना बड़ा खर्च? जहन उलझ रहा था। मैं फीकी सी मुस्कान लिए ज़ारा को देखने लगी जो चमकती आंखों से लैपटॉप खुलते हुए देख रही थी। अंधेरी रात में चलते हुए खुद के साए से भी घबराहट होती है। दिल चौंक उठता है बार बार। कहीं से आ रही फुसफुसाती आवाज़ों को सुनने की कोशिश करता है, वहमों में घिर जाता है। मोहसिन के अचानक चले जाने से कुछ यही वहशत मेरे भीतर उतर गई थी। कोई कुछ कह न दे, कुछ सोच न ले, मेरे किरदार पे उंगली न उठ जाए। इन ख्यालों को कितना भी झटकती मगर दूर नहीं कर पाती थी। इन दिनों ज़ारा की अलग ही मसरूफियत थी। वो स्कूल से आते ही लैपटॉप ऑन करवा के बैठ जाती। कार्टून फिल्म देखते हुए उसके नन्हे होंठ हंस पड़ते। जाने कब उसके साथ साथ मैं भी देखने लगी थी। अपने बचपन वाले दिन जीने लगी थी फिर से। उस रोज डाइनिंग टेबल पे लैपटॉप रखे मैं ज़ारा के प्रोजेक्ट के सिलसिले में कुछ सर्च कर रही थी। कैसे करूं इसको? ये बटन प्रेस नहीं, नहीं, क्या मुसीबत है? बुदबुदाती हुई मैं खुद के ऊपर झल्ला गई। ऐसे नहीं, मैं बताता हूँ, बहुत आसान है सब। मेरे पीछे से सरमद की आवाज़ आई और उसकी उंगलियां कीबोर्ड पर चलने लगीं। वो मेरी कुर्सी की पुश्त पे झुका हुआ था। मैं एकदम से खिसक कर थोड़ा आगे होने लगी। सॉरी, वो बोला और दूसरी कुर्सी खींचकर बैठ गया। वो बड़े तरीके से समझाने लगा। मैं ध्यान से उसकी एक एक बात सुन रही थी। थोड़ी देर में मुझे कुछ कुछ चीज़ें समझ में आ गईं। मैं कहती थी ना सरमद, मेरी राबिया बेहद ज़हीन है, देखो कैसे फटाफट सीख लिया। अम्मी सुपारी काटते हुए खुशदिली से बोली तो सरमद के साथ मैं भी मुस्कुरा उठी। कैसा अच्छा लगता है ना कुछ नया सीखना, मुश्किल चीज़ों को आसान होते देखना। उस रोज़ पूरे चांद की रात थी। मैं रोज़ की तरह खाना खाकर आंगन में चहलकदमी कर रही थी। आदत थी मेरी कुछ देर टहलने की। उस रात आसमान सफ़ेद हो रहा था मगर उसकी दूधिया रोशनी में अजब सी उदासी घुली थी। सर्दी हो रही है ना? सरमद की आवाज़ आई तो मैं हल्का सा चौंक उठी। मुड़ के देखा तो मुझसे कुछ कदम की दूरी पे वो खड़ा था। नहीं, इतनी भी नहीं, मैं बोली। वो कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, आपने बहुत जल्दी सीख लिया सब। अब ड्राइविंग सीख लीजिए, फिर ज़ारा को स्कूल छोड़ने में आसानी हो जाएगी। मैंने धीमे से कहा तो सरमद बोला, कॉफ़ी बना लाऊं? साथ बैठते हैं। एक्चुअली जब से आप इस घर में आई मेरी आपसे बातचीत ना के बराबर रही। मैं हमेशा बाहर ही रहा और 1-2 रोज़ के लिए आया भी तो आप चुप चुप रहती थी, इसलिए वो तफसील से बोल रहा था। मैं बेख्याली में कंटीली झाड़ को देखे जा रही थी। आपने कुछ कहा नहीं, ले आऊं कॉफ़ी? चांद की रोशनी में उसकी संजीदा निगाहें मुझ पर टिकी हुई थीं। मैंने एकदम से कहा, नहीं, मैं चलती हूँ, ज़ारा के लिए कमरे में। कहते हुए मैं तेज़ कदमों से आंगन पार करके बारामदे की सीढ़ियों तक पहुँच गई। कमरे में जाते ही चुपचाप पस्त होकर बिस्तर पर एक तरफ बैठ गई। सोई हुई ज़ारा के मासूम चेहरे को देखने लगी। जाने कैसी उलझन महसूस हुई कि दिल भर आया।
आंखों के किनारे भीग गए, 2 आंसू टपके और जारा के बालों में जज्ब हो गए। गर्मियों ने दस्तक दे दी थी। सर्दी दबे पांव जाने कब रुखसत हो चुकी थी। वो इतवार का दिन था, गुनगुना सुकून भरा दिन। बारामदे में रखे तख्त पे बैठी मैं अम्मी के बालों में तेल की मालिश कर रही थी। अच्छा लगता था जब वो आंखें बंद करके हल्की नींद में हो जाती थीं। दादी ये क्या है? जारा ने डाइनिंग टेबल से सुर्ख रेशमी कपड़ा उठाते हुए पूछा, जिस पर सुनहरे सलमा सितारे टके हुए थे। बेटा ये थालपोश है, पहले वक्तों में मिठाइयाँ बांटी जाती थीं इसे कपड़े से ढककर, अम्मी मोहब्बत से बोली। जारा कुछ देर गौर से उस कपड़े को देखती रही, फिर पीछे से उसने वो सुर्ख कपड़ा मेरे सर पे उड़ा दिया। मैं कुछ कहती इससे पहले मेरे गले में नन्ही बाहें डाल दी। दादी देखो ना, मेरी अम्मी दुल्हन बन गई, ये दुल्हन वाला दुपट्टा है देखो। वो खुश होते हुए मेरे चेहरे से गाल सटाते हुए बोली। अम्मी मुस्कुरा रही थीं जारा को खुश होते हुए देख कर के। तभी मेरी निगाह आंगन की तरफ उठ गई। पौधे में पानी डाल रहा सरमद खड़े होकर देख रहा था मुझे। जैसे ही मेरी निगाह उस पर पड़ी वो फौरन मुड़ गया, दोबारा काम में मसरूफ हो गया। दिन गुजरने के साथ साथ मेरी सरमद के लिए हिचकिचाहट कम हो गई थी। मैं जान गई थी कि वो साफ दिल इंसान था जिसकी फितरत में था हर किसी की मदद करना। उसकी कोशिश थी कि मैं ड्राइविंग सीख लूं, कोई टेक्निकल कोर्स कर लूं, यूं जिंदगी के धारे पर चुपचाप न बैठ जाऊं। नाउमीदी कुफ्र है, वो अक्सर कहता, और मैं उसकी ज़्यादातर बातें मानने लगी थी। उस रोज़ आसमान साफ था। मैं बाजार से लौट रही थी कि अचानक बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगीं। रिक्शे में होते हुए भी मैं पूरी तरह भीग गई। घर आई तो पहला सामना सरमद से हो गया। कंधे पे तौलिया लटकाए शायद नहाने जा रहा था। मुझे देखते ही बोला, आप तो पूरी भीग गई हैं, बाल, माथा। वो बोलते बोलते चुप हो गया। अपना तौलिया उतार कर आहिस्ता से मेरे कंधे पे डाल दिया। अरे कमरे में मेरा तौलिया, मैं ले लेती हूँ ना। मैं जल्दी से बोल पड़ी तो सरमद ने एक नज़र मुझको देखा और धीमे से बोला, प्लीज़, और फौरन वहाँ से पलट गया। मैं अपने कमरे में चली आई थी। सरमद की नज़रें मुझे उलझा रही थीं। क्या था उन निगाहों में? कुछ ऐसा जो रोज़ की तरह नहीं था, जैसे कंदील की धीमी लौ या फिर एक सादा निगाह जिसमें शौक घुला हो, साथ ही एहतराम भी। उस तौलिए को मैंने कंधे से उतारा और कुर्सी पे डालना चाहा कि एकदम से चौंक पड़ी। उस तौलिए से पहचान भरी खुशबू उभरी, जैसे मोहसिन खड़े हों मेरे करीब। बिल्कुल वही कोलोन की महक, आफ्टर शेव की वही खुशबू। मोहसिन वापस क्यों नहीं आते? मेरी रुलाई फूट पड़ी। कितनी बेबस थी, एक उसके न रहने से कितनी अकेली हो गई थी। दिल वाकई मासूम है, बेहद हसास। उसे किसी की अच्छाइयां रद्द करना नहीं आता। किसी का ख्याल रखना, किसी का इज्जत भरी निगाहों से देखना वो महसूस करने लगता है। एक नरम गोशा बनने लगता है, पथरीली जमीन से झांक उठता है हरा पौधा। गर्मी की छुट्टियां हो चुकी थी, मगर इस दफे जारा बोर नहीं हो रही थी। उसे रोज शाम बाहर घुमाने के लिए सरमद मौजूद था। उस शाम जारा की जिद पर मैं भी गाड़ी में बैठ गई। लंबे बालों को रबर बैंड में समेटे, कॉटन दुपट्टा कंधे पे डाले मैं ज़रा असहज होकर बैठी थी। सीट कंफर्टेबल नहीं लग रही थी। बगल की ड्राइविंग सीट पे बैठे सरमद ने मुझे देखा और बोला, सीट आगे कर लीजिए। किधर, क्या बटन? मैं बुदबुदाई। तब तक उसने सीट बेल्ट खोली और गाड़ी से उतर गया। मेरी तरफ आकर सीट एडजस्ट की और वापस जाकर अपनी सीट पे बैठ गया। मेरा दिल चाहा थैंक यू बोल दूं, मगर होंठ से लफ्ज़ निकले ही नहीं। सोचती रह गई। आइसक्रीम पार्लर पे मैं चुपचाप अपना कोन खाती रही, लेकिन मुझे एहसास था कि सरमद चोरी से दूर खड़े होकर मुझे देख रहा है। मैं जैसे ही नज़रें उठाती वो फौरन दूसरी तरफ देखने लगता। ये सारी चीज़ें मुझे बेचैन कर रही थीं। भले ही वो कुछ बोलता नहीं था, एहतियात रखता था, गलती से भी कभी हाथ तक टच न किया होगा, मगर कुछ तो था जिसके अंदेशे मुझे खौफ में डाल रहे थे। मैं और ज़्यादा शिद्दत से मोहसिन को पुकारने लगी थी, जिसके कानों तक मेरी आवाज़ कहाँ पहुँचनी थी।
मैं ड्राइंग रूम की सफाई सुथराई में लगी थी। सेंटर टेबल पे रखी किताबों को जमाते हुए मेरा ध्यान एक कार्ड पे टिक गया। वो शादी का कार्ड था, बेहद खूबसूरत। मैं उसे खोलकर देखने लगी। मेरे दोस्त की शादी है, आप सबको चलना है, तैयार रखिएगा। सामने सोफे पे बैठे सरमद ने कहा तो मैं बोल पड़ी, अब आपको भी कर लेनी चाहिए। अम्मी बता रही थी कि कोई रिश्ता आया हुआ है, अगर सब ठीक रहा तो इस साल आपको निपटा दिया जाएगा। वैसे आप क्यों नहीं तैयार हो रही शादी के लिए? इस तरह से सारी जिंदगी अकेले रहने की जिद, मसला क्या है? हाँ, मैं नहीं तैयार हो रही और मैं अकेली नहीं हूं। अम्मी, पापा, जारा सब तो है मेरे साथ। इन सबको छोड़ के किसी अजनबी के घर चली जाऊं? बार बार यही करती रहूं? नहीं जाना चाहती किसी और के घर। अब यही घर मेरा मायका ससुराल दोनों है। मैंने किताबें समेटते रूखे लहजे में कहा, लेकिन भीतर एक डर उतर गया। अगर सरमद ने कुछ कह दिया तो मुझे क्या जरूरत थी ये सब बोलने की? और अगर पूछ बैठे कुछ तो? जिस बात का डर होता है उसके होने के मुमकिनात बढ़ जाते हैं। दिल को पहले से खदशा होने लगा था। होता है ना कि कुछ बातों के अंदाजे पहले महसूस होने लगते हैं। जिस उम्र में लड़कियां नए ख्वाब सजाती हैं, वो उम्र मुझ पर एक कठिन इम्तिहान की तरह उतरी। इस बात का डर था मुझे कि अगर सरमद ने कभी अपनी फीलिंग्स बताई या कुछ जाहिर किया तो मैं क्या कहूंगी उसे, क्या जवाब दूंगी? लोगों को मालूम होगा तो कितनी बातें होंगी। जानती हूं सरमद नेक है, बेहतरीन इंसान है, मगर ये कैसे उसके साथ? उसे तो कोई अच्छी लड़की मिलनी चाहिए, उसी के जैसी प्यारी, सबका ख्याल रखने वाली। उसे कैसे बताऊं कि वो लड़की मैं नहीं हो सकती? मेरी आंखों में किसी और के छूटे हुए ख्वाब हैं, मोहसिन के साथ गुजारे लम्हे हैं। मैं कैसे थाम सकती हूं कोई दूसरी हथेली? और फिर ये सही होगा क्या? लेकिन सही गलत के परे मेरा दिल कैसी अजनबी सी ख्वाहिश पाल रहा था, चुपके चुपके। खुद से उलझते हुए मैं भीतर से टूट रही थी। इन दिनों मैंने सरमद से बोलना छोड़ दिया था। उनके सामने भी नहीं जाती थी, बचती थी। दिल अजीब सी शर्मिंदगी में मुब्तला था, जैसे ये सब गुनाह हो और इन सब की जिम्मेदार मैं हूं, सिर्फ मैं। रात मुझे नींद नहीं आ रही थी। पानी पीने के इरादे से उठी तो देखा पापा के कमरे की लाइट जल रही थी। हल्की आवाज आ रही थी बातों की, उड़ते उड़ते से लफ्ज। सरमद की शादी। ओह, सरमद की शादी की बात हो रही है। चलो अच्छा है, सरमद की शादी हो रही है, यही तो चाहती थी मैं। लेकिन न जाने क्या बात थी कि दिल को सुकून नहीं हुआ। अजीब सी बेचैनी रही रात भर, एक लम्हे को नींद नहीं आई। सुबह डाइनिंग टेबल पर अम्मी, अब्बू, सरमद सब मौजूद थे। मैं चुपचाप नाश्ता परोस रही थी कि अम्मी ने मुझे अपने पास वाली कुर्सी पे बिठा लिया। राबिया, हम तुम्हारी शादी करना चाहते हैं, अम्मी ने कहा तो दुख से मेरी पलकें उठीं और फिर वापस झुक गईं। बेबसी के एहसास से कुछ बोला नहीं गया। तुम कहती हो ना कि तुम्हें इस घर से किसी और घर में नहीं जाना, क्यों, यही बात है ना? अम्मी के इस सवाल पर मेरा दिल धड़क उठा जोर से। अब क्या कहने वाली थी अम्मी? बेटा, हम खुद नहीं चाहते कि तुम हमको छोड़ के जाओ, इसलिए फैसला किया है कि तुम यहीं रहोगी, सरमद की दुल्हन बनकर। कहते हुए अम्मी मेरा कंधा सहलाने लगी। रुंधी आवाज में बोली, ठीक है ना मेरे बच्चे। उनकी आंखें आंसुओं से भर गईं। वो सच में मेरी माँ थी, मेरी अपनी माँ। मैं उनके सीने से लग गई। मुझे रोना आ रहा था। पापा करीब आकर खड़े हो गए थे और मेरे सर पे हाथ फेरते हुए कुछ कह रहे थे। मेरे ठीक सामने एक लड़का बैठा था जो दोनों हथेलियां ठोड़ी पे टिकाए मुझे देख रहा था। वो लड़का जो पिछले कई दिनों से मेरे वजूद का हिस्सा बनता जा रहा था, एक बेहद नाजुक हिस्सा। मैं जवाब देना चाहती थी, अम्मी, पापा को, सरमद को भी। जबान में मेरी हाँ का मीठा बताशा घुला जा रहा था। बस इतनी सी थी ये कहानी।